चलिए कॉम्प्रिहेंशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उसका सेकंड लेक्चर है। कल हमने सीखा था बात बंद कर दीजिए आप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ना आज का। सब लोग जुड़ जाएंगे, सबको गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग। नमस्ते नमस्ते। बोलेंगे तब ना सुनाई देगा। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को। आज क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, बट उसके पहले कल हमने देखा था, सबसे पहले करना क्या है भाई, जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसका एटलीस्ट सबसे पहला काम आप क्या करोगे, फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, फिर उसके बाद लास्ट का पैराग्राफ। हमेशा ये अपनाना है, आपको ये करना ही है। फिर उसके बाद हमें किसको पढ़ना है, जो भी हमारे दिए गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैंने बताया था कि वो 10 तरीके के पूछ सकता है, ठीक है, उसके बाहर का नहीं पूछेगा। दो चीज, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, स्लोली पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या करना है, बात करोगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, बता रहे हैं। इंग्लिश में यही एकदम मेजर टॉपिक है और इसी को सीखना है। पहला काम फर्स्ट लाइन और लास्ट पैरा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। और उल्टा सीधा कोई कमेंट किया, उम्र का ख्याल नहीं किया जाएगा। आज बड़े हैं छोटे हैं बाद में बोलते हैं, हम तो दो लड़का के माई है, ऐसा बोल दिए। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है बहुत सीरियस टॉपिक है, एकदम ध्यान पूर्वक, ठीक है, और फर्स्ट क्लास ही मायने रखता है। कल हमने सीखा, आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक। फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ, फिर क्वेश्चंस को रीड करिए आप ऑप्शंस के साथ, फिर स्लोली पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़िए, इतना समय आप दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद वापस से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो आपको कीवर्ड्स मिलने चालू हो जाएंगे। उनको क्या करते जाएंगे आप, अंडरलाइन करते जाएंगे। और कीवर्ड्स में खास करके जो टफ वर्ड्स होंगे ना, एकदम नए टाइप के, जो आपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है, उनको खास करके अंडरलाइन कर दीजिएगा। पक्का क्वेश्चन उसमें से जरूर होगा। कॉम्प्रिहेंशन बनाया इसलिए जाता है, ठीक है, कि आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कितना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। और उसके बाद हम लोग धीरे से, अगर हमारा ग्रामर स्ट्रांग है तो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि आपका सिंपली इंट्रोगेटिव वाले, जो पूछेगा पैराग्राफ में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड वाला आता है आपका, जो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ा है और कितना समझा है, उसके इंटेंट को, उसके थॉट को राइटर के, उसके अकॉर्डिंग। तो तीन तरीके से आप आंसर करेंगे, एक अपने ग्रामर के बेस पे, दूसरा फिर आपका अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, और तीसरा सिंपली इंट्रोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन होगा और उसका आंसर पक्का पक्का पैसेज में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करिएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा
पहले फर्स्ट लाइन पढ़ना है पैसेज का, फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, फिर तुरंत क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद स्लोली रीड करना है। क्योंकि देखो, आप लोग ऐसे कर सकते हो बहुत लोग कि भाई पहले पूरा पैसेज पढ़ लो फिर क्वेश्चन को पढ़ने आओ, लेकिन गारंटी से लिख लो कि दोबारा फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आ रहा समझ में? ट्राई करके देखो, आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद दोबारा आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो काम ना, मतलब एक इंटेंट यहाँ से थॉट अपना हम लोग डेवलप कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम जाएंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे पैराग्राफ को, और साथ में कीवर्ड्स को क्या करते चलेंगे, अंडरलाइन। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। उसके बाद हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं, हमें ग्रामर आता है तो हम ग्रामेटिकल क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि वो पैराग्राफ में नहीं दिया रहेगा, इसका आंसर खोज भी नहीं पाओगे। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़े ना अब तक, ठीक है, इसीलिए पढ़ा क्योंकि सब लोग बार बार लिखते थे, अरे ये वर्ग 2 का क्लास है, अरे ये वर्ग 3 का क्लास है। हाँ भाई, 15 नंबर का क्लास है, ठीक है, ये ध्यान देना। उतना पढ़ा हमने, अभी और भी बचा हुआ कुछ कुछ चीजें, कंजंक्शन थोड़ा सा रह गया, इंटरजेक्शन रह गया, और टेंस तो चल ही रहा है, ठीक। और तीसरा रहेगा अंडरस्टैंडिंग, इंटेंट और थॉट को देख के आप अपने से जवाब दोगे, ठीक है, अपने सेंस के अकॉर्डिंग। और सिंपल रहता है सबसे, सिंपल इंटरोगेटिव पूछेगा जिसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक। इतना ही करना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, पढ़ते हैं पहले पूरा का पूरा कहानी क्या दिया हुआ है, ये आपका पैसेज है, दिख रहा है सब लोग को? ऑनलाइन वालों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या दिया हुआ? देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, need to be taught as a separate subject at the school stage, as that would add to the curricular load which is already too heavy। ये फर्स्ट लाइन था हमारा। पहला काम हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन को पढ़ा। फर्स्ट लाइन को पढ़ के देखो मीनिंग क्या डेवलप हो रहा है, और कभी भी ना ट्रांसलेट हिंदी में करने मत चलेगा, ठीक है, बहुत खराब आदत है। बट फिर भी जो जो वर्ड्स का नहीं होगा कोशिश करूंगा कि बता दूं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। पहला लाइन पढ़िए अच्छे से, देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है अगर हिंदी में बात की जाए तो? दो ही वर्ड्स है ना अच्छे। फर्स्ट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तरीका देख रहे हैं हम लोग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बनाने का, चाहे वो प्रोज का है पोएट्री का है, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, ठीक है, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है। नीड टू बी टॉट एज अ सेपरेट, यानी कि जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है कि सेपरेटली पढ़ाना चाहिए स्कूल स्टेज पर, ठीक है, दैट वुड एड टू करिकुलर, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है, विच इज ऑलरेडी टू हैवी। पहला लाइन हमने पढ़ा, हिंदी मीनिंग की ओर मत भागना, ठीक है, थोड़ा सा रुकना, फिर हम देखेंगे कि 3 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है ना हमने, ये हमारा लास्ट पैरा है, यही वाला है ना लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, एट द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, तो ऐसे समझ जाओगे, कोर्सेज ऑफ स्टडी इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन have been prescribed by most of the universities, and this content which has a direct or indirect bearing on promoting UNESCO ideals। बस यहां से क्वेश्चन चालू हो जाएगा हमारा इसके बाद से। तो अब देखो कि क्या बात कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इंटेंट या थॉट जो आपका डेवलप हुआ, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट लाइन में। वो क्या कह रहा है कि किस लेवल पे पढ़ाना चाहिए हम लोग को, और अगर हम स्कूल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को क्या कर देगा, लिखा था वहां पर एक वर्ड टू हैवी, काफी क्या कर देगा, भारी कर देगा। तो इसको पढ़ाना कहाँ चाहिए हम लोगों को कायदे से, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद मतलब थोड़ा बहुत मोटा मोटा हम लोग आइडिया लग गया
ये ना बात कर रहा है किस चीज की बात कर रही है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में से किस टाइप का है, तो एडवांटेज वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है, कि भाई पाठ्यक्रम की बात कर रहा है और उस पाठ्यक्रम में किसको शामिल, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको शामिल करने की बात कर रहा है। कहाँ शामिल करने की बात कर रहा है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, मोटा मोटा समझना है ना, बाकी इतना परेशान नहीं होने एकदम। अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन रीडिंग पैरा वन इट कैन बी इन्फर्ड दैट, क्या बोल रहा है, चार ऑप्शंस कि अगर आप पैराग्राफ वन पढ़ते हो, हमने पैराग्राफ वन तो पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा है ना, बस पहला लाइन पढ़ा था और लास्ट पैरा पढ़ा था, यानी कि हम पैराग्राफ वन पढ़ेंगे तो पक्का पक्का इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मतलब कि ये किस टाइप का हुआ हमारा, सिंपली इंट्रोगेटिव टाइप का। देखो कितना मतलब, अब तुरंत के तुरंत ना मतलब आपको पता चलते रहेगा कि उन तीन में से कौन सा क्वेश्चन है ये, और ये मिला तो मतलब आपका काम आसान हो गया। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर पढ़ोगे तो क्या सूचित किया जा रहा है, आपको निर्देशित किया जा रहा है कि ऑल द सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल मे नॉट बी हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरा ऑप्शन, स्कूल सब्जेक्ट्स मे बी यूज्ड क्रिएटिवली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्कूल लेवल पे जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मे बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन स्कूल्स। ध्यान से पढ़ते रहना ना, द स्कूल करिकुलम इज टू हैवी टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो पैरा वन हम पढ़ेंगे और उससे इनका आंसर निकालेंगे, बट उसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सीधे सीधे ये भी क्या है, सिंपली इंटरोगेटिव। भाई चार सब्जेक्ट का नाम दिया है जो आपके सोसाइटी से मैच करता होगा, यानी कि आपके सोसाइटी का स्टडी करके बताता होगा, जिसमें आप समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और लाइफ साइंसेस, यानी सिंपली इंट्रोगेटिव हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन था। थर्ड वन, व्हाट आर द टू स्टेजेस वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, ये भी क्या हुआ, सिंपली इंटरोगेटिव। पैसेज हमने जो लास्ट पढ़ा था पैरा, सीधे सीधे उसका आंसर है कि नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, instead it should be woven into the numerous curriculum and the numerous opportunities that present themselves while teaching. Normal school subjects may be intelligently and imaginatively used by teacher to promote international understanding. मतलब बार बार एक कीवर्ड आ रहा है हमारे पास, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कहानी से शुरू हुई थी, पहले लाइन में ही था ये, ठीक। उसके बारे में क्या बोला, द वर्ड इन इटैलिक्स वुवेन। अब ये हो गया ग्रामर, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि ये जो वर्ड है वुवेन इज यूज्ड एज नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो पैसेज में आपको जाना पड़ेगा, देखो इतना आसान भी नहीं रहता ना, बार बार 15 नंबर का दे रहा है तो ऐसे नहीं देगा, ठीक है, पैसेज में जाना पड़ेगा, वहां उस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। कीवर्ड मिल गया आपको, क्या मिल गया, वुवेन। वुवेन का मतलब बुनना, बुनना, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइन हमको मिल गया, अंडरलाइन हम कर लेंगे, वुमेन को कीवर्ड मिल गया हमारा, हम पैसेज में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो लाइन यूज किया है वहां पर ये क्या हमको सेंस देगा और राइटर ने इसको किस इंटेंट से यूज किया है। क्योंकि देखो अगर बच्चे को अगर फंक्शनल ग्रामर बड़े स्ट्रांगली आता है तो उसको उसकी भी जरूरत नहीं है, बात को समझ रहे हो, एकदम वो पता लगा लेगा कि भाई वुमेन जो है वो नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव। और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना पढ़ा, ठीक है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा ना, और अच्छे से पढ़ा, और अच्छे से पढ़ने के पीछे का रीजन यही था कि आप ये जान पाओ, बहुत बार हम लोग आपस में भी विवाद किए, बहुत सारे एक्सेप्शंस को देखे कि भाई एक अगर वर्ड है, मतलब कि एक अगर शब्द है, हमने सीखा इस चीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, तो वो वर्ड अपने आप में कभी नाउन, कभी प्रोनाउन डिपेंड करेगा ना, फिर उसके बाद वो ही वर्ड कभी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर वही वर्ड कभी न कभी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं,
एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, ठीक है, या वर्ब की तरह कार्य करेगा, डिपेंड करेगा ना, किस पर डिपेंड करेगा, उस पूरे के पूरे सेंटेंस पर। और यहाँ सेंटेंस पर नहीं डिपेंड करके वो डिपेंड करेगा उस पैरा पर, मतलब पैराग्राफ पर, कि वो किस इंटेंट से, किस थॉट से उसको तैयार किया गया है, उसको प्रयोग किया गया है। तब हमें पता चलेगा हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो ग्रामर से रिलेटेड हो गया। बड़े इत्मीनान से समझना है ना, ठीक। और ये बता दूं, ये जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था ना पिछले साल 2022, ये उसी का है, आया हुआ पैसेज, बड़े ध्यान से। जैसा बताया गया फर्स्ट लेक्चर में, सारे रीडिंग कंप्रेहेंशन वैसे ही बनेंगे। अब बात यह है कि एक बच्चा सोचेगा, जैसे होशियार बच्चा होगा, अब तो बात खत्म, ऐसे ही बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, और हर बार क्या करोगे आप, कुछ वर्ड्स ना, जो हिंदी मीडियम वाले खास करके भाई, कुछ वर्ड्स अलग करोगे और उसका हिंदी मीनिंग के साथ ना आप अपने कॉपी में या नोट्स में लिखते जाओगे, ठीक है। मतलब आपको लिखना है उसको अलग से, कि आपका वोकैब जो है वो स्ट्रांग होते जाए। बहुत ज्यादा नहीं करना है, हम 50-100 को एटलीस्ट रीडिंग कंप्रेहेंशन पढ़ेंगे, 20-25 दिन क्लास चलेगी, क्योंकि भाई पूरा नंबर तो इसी पे डिपेंड कर रहा है, 15 मार्क्स हमारा। बाकी सब जो पढ़ा है वो इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कि भाई जो वर्ड है वुमेन वो क्या है, बताना रहेगा हमको, ठीक। आगे हम चलते हैं, बात को समझ पा रहे हो ना, ठीक। अगला है, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना जैसा विषय है, स्कूल लेवल पर कैसे पढ़ाया जाएगा, थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, या बाय गिविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स, बाय कंबाइनिंग द सब्जेक्ट इंटेक सॉरी कंटेंट विद द करिकुलम, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली किसका क्वेश्चन हुआ, इंटरोगेटिव का। अब किस्मत अच्छी रही, बात को समझना, तो आपको सिंपली इंट्रोगेटिव के ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ी खराब रही तो आपको किसके मिलेंगे, ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग के मिले क्वेश्चंस। और बहुत खराब रही तो एक जो बच गया, वर्ड मीनिंग वाला, यानी जिसमें हमारा कौन आएगा जी, एंटोनाइम्स और साइनोनिम्स। मतलब पता भी रहेगा तो भी चार ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन पहचान नहीं पाओगे, या पिक नहीं कर पाओगे कि भाई हाँ इसका एंटोनाइम क्या होता है और साइनोनिम्स क्या होता है। अगर वो आपको याद नहीं है पहले से, तो फिर झाक खा जाओगे वहां, ठीक। ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन के बाद, ये सिंपली इंट्रोगेटिव का था। और कोई क्वेश्चन है, हाँ है, 10 स्कूल सब्जेक्ट्स, क्या बोल रहे हैं, इधर इन लोग आंसर भी देना चालू कर दिए। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस तो क्लियर है, तेज नहीं जा रहा होगा आवाज। अभी आंसर आंसर नहीं देना है, रुको सीख लो, 4-5 ठो कॉम्प्रिहेंशन करवा लेने दो प्रोज पोएट्री का, उसके बाद जल्दीबाजी नहीं करना है। द स्कूल सब्जेक्ट्स विच कैन बी मोस्ट profitably used for this purpose are history, geography, civics, economics, sociology, political science, social science, language as well as physical and life sciences। मतलब एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है जी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। अब इस विषय को पढ़ाने के लिए, ठीक, कौन कौन से और विषय जो स्कूल लेवल पे हम पढ़ाएं और वो उपयोगी रहे, ठीक है, प्रॉफिटेबली मतलब उपयोगी। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट का नाम लिखा है देख लो। फिर ऑप्शंस पूछ रहा है कि क्या इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइन प्रॉफिटेबली इज, क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। यानी कि सेंटेंस में जो ये यूज करा है वर्ड, तो भाई ये फिर से कहाँ आ गए हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हमारे फंक्शनल ग्रामर में, ठीक। तो दिख गया, ये भी क्वेश्चन किसका हो गया जी, तो हमारे सीधे सीधे ग्रामर का। तो इसलिए ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा ही 15 में से, ठीक। अब वो सोच रहे थे आप लोग कि इस तरीके से मिले कि डायरेक्ट दे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा हमने पढ़ा, नहीं, हम वहां सीख रहे थे, यूज यहाँ करना। अब अगर वहां सीखे ही नहीं रहते कि भाई एक ही वर्ड वर्ब भी हो सकता है और एडवर्ब भी, वर्ब कब आता है एक सेंटेंस में, एडवर्ब कब आता है और एडजेक्टिव कब आता है, एडजेक्टिव कब आता है और एडजेक्टिव अगर आ भी रहा है तो नाउन कब आता है, नाउन के पहले आने वाला कौन होगा, एडजेक्टिव के पहले कौन आ सकता है,
एडवर्ब के आगे आ सकता है क्या वर्ब, या कि एडवर्ब के आगे एक और एडवर्ब आ सकता है? सब कुछ आपने सीखा हुआ है, आपके नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। सेंटेंस पढ़ेंगे और ये ट्रिक भी लगाएंगे तो वहां से भी आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है, बस जितना पढ़े उतना काफी है। बनाएंगे क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा, दो तीन तरीके से हम बता। तो साफ पूछ रहा है कि अंडरलाइन किया गया प्रॉफिटेबली को, तो वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। ठीक, जितने लोग वहां ध्यान नहीं दिए थे ना, ये तो सिलेबस में है ही नहीं, क्या पढ़ा रहा है आदमी, अब पता चलेगा। पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। फ्रेज यहां पर है, फ्रेज मतलब पद, सेंटेंस मतलब आपका वाक्य, और वर्ड मतलब शब्द। तो यहाँ तीन शब्दों को जोड़ा है, मतलब एक पद बना रहा है, यानी कि एक फ्रेज बना रहा है। और अगर फ्रेज बना रहा है तो क्या पूछा उसमें, पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग, यानी कि इसका बेस्ट मीनिंग बताओ, क्या हो सकता है इस फ्रेज का, इस पद का मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड, इसका बेस्ट मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो ये अब आ गया आपके अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि सेंस पर। अब इसको पढ़ो और इसमें से चुनो, इन चारों में से मोस्ट फ्रूटफुली यूज, मोस्ट रिवार्डिंगली यूज, मोस्ट वैल्यूबली यूज, या मोस्ट कॉमर्शियली यूज, उसका इन चारों में से कौन सा बेस्ट मीनिंग होगा, ये आपको बताना रहेगा। ये आपके किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंट पर, सेंस पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंप्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा थ्री। पैरा थ्री हमने पढ़ा था ना, लास्ट पैरा पैरा थ्री तो था। Most of the universities have prescribed learning of international understanding. The subject international understanding is based on the UNESCO ideals. International understanding is to be taught only at undergraduate and postgraduate level. Yeah, international understanding contains subjects like international relations, international law, and international organization. अब इसका सबसे बढ़िया, ठीक है, मीनिंग क्या होगा अगर हमने पैरा थ्री अगर पढ़ा है ध्यान से। ठीक है, पैरा थ्री वापस हम पढ़ने जाएंगे। अब तो हमको पता चल गया जब हमने सारे क्वेश्चंस को देखा। एक और क्वेश्चन बच गया, ये तो डायरेक्ट आपका किसका होगा, सिंपली इंट्रोगेटिव का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ना। विच फ्रेज, कौन सा पद है जो फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम। ठीक है, कंबाइंड विद द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया। ठीक है, इंटेलिजेंटली एंड imaginatively used in curriculum, can be prescribed in the curriculum, woven into the curriculum, या none of this। ठीक है, अब which phrase from the passage, मतलब आपको कहां जाना पड़ेगा, पैसेज में। मतलब ये क्वेश्चन भी किसका हुआ, सिंपली इंटरोगेटिव का। अब अगर इस तरीके से तोड़ के जब आप खुद ही नहीं जान पाओगे कि आपको आंसर किसका करना है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, या सिंपली इंटरोगेटिव का है, या फिर आपका वर्ड मीनिंग यानी वर्ड पावर यानी कि वोकैब का है, यानी कि उस वर्ड को देख उसका एंटोनिम या साइनोनिम पूछ रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला ना। या फिर आपका, ठीक है, एक तो कौन समझ गया, इंटेंट या सेंस बेस्ड यानी थॉट बेस्ड क्वेश्चन का है। तो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बच रहे ना, नहीं, ये दूसरा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को डील करने में। हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया, हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, अब वो आपके दिमाग में होना चाहिए। वैसे भी एग्जाम टाइम में तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल रहता है बहुत हाई रहता है। अगर परीक्षा देने अगर बैठे हम लोग एकदम मन से कि हाँ हमको पोस्ट चाहिए, ठीक है, क्रैक करना है एग्जाम, तो हमारा आगे ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है। अब फिर से दोबारा हम लोग क्या करेंगे, स्लोली स्लोली इसको हम लोग रीड करेंगे, और रीड करने के साथ साथ क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास, अभी सीआई खत्म कहाँ हुआ है, अभी सीआई चलेगा। चलिए वापस से पढ़ते हैं ना। देयर इज अ जनरल consensus that international understanding need to be taught as a separate subject at the school stage, as that would add to the curriculum load which is already too heavy।
कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना जैसा विषय जो है, यानी कि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन ये भी साथ साथ कह रहा है कि ऑलरेडी वो क्या है, काफी हैवी है, बट इसमें से कोई भी चीज अंडरलाइन करने लायक नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो कंफ्यूजन होगा ना कि क्या अंडरलाइन कर दिया। जो अंडरलाइन करने लायक है वो ये चीज था, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पहले लाइन में। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, इंस्टेड इट शुड बी वुवन इनटू द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में बुना जाए, यानी कि उसके साथ कंबाइन किया जाए। अब कंबाइन करने का तरीका यह हो सकता है कि अब अलग से ना देकर, ठीक है भाई, उस सब्जेक्ट को अलग से ना देकर क्या करो कि कुछ कुछ उसके चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस कर दो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जियोग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का कुछ कुछ चैप्टर उसमें क्या करो, इंट्रोड्यूस कर दो, उसको उसमें सिल दो, बुन दो या कंबाइन कर दो। तो ये पैसेज आपको यहाँ पर मिला, एक फ्रेज मिला, वुवन इनटू द करिकुलम, अंडरलाइन कर लिया हमने क्योंकि ये क्वेश्चन में आया था। एंड द न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब, हाँ, अवसर, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, यानी असंख्य, ठीक है, that present themselves while teaching normal school subjects may be intelligently and imaginatively used by teacher to promote international understanding। हम आगे बढ़ते हैं, हमें नहीं लग रहा कि इसका कोई यूज है, हमने जितना भी पढ़ा अभी तक क्वेश्चन। द स्कूल सब्जेक्ट्स which can be most profitably used for this purpose are history, geography, civics, economics, sociology, political science, social science, language as well as physical and life science। ये वाला आया था क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा लाइन आया था उसके, और उसमें से पूछा था कि जो ये है प्रॉफिटेबली क्या होगा, पूछा था ना, वर्ब, एडवर्ब, नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को एक बार सब लोग। the school subjects which can be most profitably used, profitably मतलब उपयोगी या सफलतापूर्वक, ठीक है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। for this purpose are history, geography, civics, economics, sociology, political science, सब्जेक्ट्स का नाम लिखा है, फिजिकल एंड लाइफ साइंस। तो यहाँ के बाद तो पूरा ये सब्जेक्ट का नाम लिखा है ना, मतलब आपकी जो लाइन है जिसको आप अंडरस्टूड कर रहे हैं वो यहाँ पर है कि द स्कूल सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। किसकी बात कर रहा है, उनको क्या बोल रहा है, आज समझ में, सब्जेक्ट्स आपका किस तरीके से काम करेगा, द स्कूल सब्जेक्ट्स पूरा पढ़ोगे तो ये किस तरीके से काम करेगा, एक नाउन की तरह। तो ये सेंस लगाना है हम लोग को, अभी आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, वहां पे भी है, पढ़ते हैं आगे हम लोग। However, at the higher education level, international education can be prescribed as separate subject of study। हायर लेवल पर अब कहां बात करेगा, वो नीचे वाले पैराग्राफ में मिलेगा। इनफैक्ट द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया broadly conforms to this consensus so far as the school stage is concerned। ठीक है, हम आगे चलते हैं, लास्ट दिखाई दे रहा है सब लोग को क्लियर। एट द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स, ये दोनों के बारे में पता है ना। अंडर ग्रेजुएट मतलब आपका बीए बीएससी वाला सेक्शन, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए एमएससी वाला सेक्शन। क्या कह रहा है, कोर्सेज ऑफ स्टडी इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन prescribed by most of universities, and this contains content which has direct or indirect bearing on promoting UNESCO ideals। ठीक है, तो अब ये पूरा हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस का आंसर करने। आराम से पढ़ा, जो जो चीज जरूरी लगा हमने क्वेश्चंस को पहले पढ़ लिया था, क्योंकि हम इसलिए इसको क्या कर पाए, अंडरलाइन कर पाए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस को डील करने। पहला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, ऑन रीडिंग पैरा 1 इट कैन बी इन्फॉर्म्ड दैट, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। पैरा 1 आपने पढ़ा है, ये लो पैरा 1 आपके सामने आ गया।
जल्दी कमेंट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अवसर मिलना मैन रिकॉर्डेड क्लास। हेलो, क्वेश्चन दिखाएं, लीजिए भाई क्वेश्चन देखिए। ऑन रीडिंग पैरा 1 इट कैन बी इन्फर्ड, ध्यान से पढ़ो ध्यान से। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आ गया, बढ़िया। ब्लैक ब्लैक हो जाता तो इन लोग कॉल करना चालू कर देते हैं क्या? क्या आ रहा है आंसर पहले का? पक्का? अभी सही आंसर आ रहा है सब लोग का। हम्म, थोड़ा देर बस इसी को लूंगा, बोल दिया पहले तो ये बहुत लंबा है ना। अच्छा ठीक है। चलेगा, लंबा क्लास चलेगा, ठीक है। अच्छे से समझो, अब ध्यान से वापस से पढ़ो, चारों के चारों ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहे हैं ना थोड़े थोड़े। पहले पढ़ो, ऑल द सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल में नॉट बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बात सही है भाई, जितने भी स्कूल लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं तो भाई इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने में हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट्स मे बी यूज्ड क्रिएटिवली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड ऑप्शन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मे बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारी कहानी तो इसी बात पर थी ना। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। ऑलरेडी जो है करिकुलम हमारा क्या है, लिखा था ना, टू हैव बी। तो भाई अगर हम उसमें इसको अलग से सेपरेटली, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, तो हम डालेंगे तो सही रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा हम क्या कर देंगे, कैंसल। द स्कूल करिकुलम इज टू हैवी टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। भाई बात सही है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को शामिल करेंगे ही नहीं सिलेबस में या स्कूल की जो करिकुलम है उसमें, तो फिर बताओ पढ़ाएंगे कैसे? तो हमें कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसको वुबन करेंगे, सिलेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स उसके लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट्स में एंटर करेंगे। अब बची हमारे पास दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन है, फिर से पैराग्राफ में जाएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो दूसरा और तीसरा लाइन। Instead, it should be woven into the curriculum and the numerous opportunity that present themselves while teaching normal school subjects may be, ठीक है, used by the teacher to promote international understanding। अब वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन में, ऑन रीडिंग पैरा 1 इट कैन बी इन्फर्ड। क्या इन्फर कर रहा है भाई, दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास, ये दो तो हम कैंसिल कर चुके हैं ना। ऑल द सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल में नॉट बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बात तो, अच्छा मे नॉट भी बोल दिया, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा हमारा। बच कौन सा गया, स्कूल सब्जेक्ट्स मे बी यूज क्रिएटिवली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। कैसे करेगा भाई, जो भी आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, किसको, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के कुछ चैप्टर्स को। तो मे बी यूज यानी कि जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं, कैसे, क्रिएटिवली, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को। बट आप सेपरेटली अगर यूज करते हो सब्जेक्ट को स्कूल लेवल पर,
तो वो करिकुलम को क्या कर देगा, काफी वास्ट कर देगा, जो कि सही नहीं है। तो हमारे लिए अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी सब लोग का बी आ गया है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ। पिक आउट द नेम ऑफ सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सबको मालूम है कौन सा होगा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सीधा सीधा बोलते हैं इसको समाज शास्त्र। जो समाज की घटनाओं या जो भी व्यवहार होगा उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते थे, सोशियोलॉजी। सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, what are two stages where international understanding should be taught as a separate subject? स्कूल लेवल पर आप इसको सेपरेट सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करोगे, वहां पर आप क्रिएटिवली बड़ा दिमाग लगाकर उसमें इंट्रोड्यूस करोगे, जोड़ोगे, कंबाइन करोगे। बट प्राइमरी और सेकेंडरी स्टडीज नहीं, अंडर ग्रेजुएट एंड सेकेंडरी एंड अंडर ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट स्टेज नहीं। हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी 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 बी। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया, इंस्टेड इट शुड बी वोवन इनटू द न्यूमरस करिकुलम एंड द न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। यानी कि बहुत सारे पाठ्यक्रम में और जोड़ने के बाद बहुत सारे अवसर जो है वो मिलेंगे, दैट प्रेजेंट देमसेल्फ व्हाइल टीचिंग नॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट्स मे बी इंटेलिजेंटली एंड इमेजिनेटिवली used by teacher to promote international understanding. The word woven is used as, अब सब सब लोग को मालूम है, अगर ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते आप, हाँ, वुमेन का मतलब क्या होता है जी, बुनना। अब बुनना क्या होती है, एक क्रिया होती है ना। और जितना हमने पैसेज पढ़ा वहां पर ये लिखा कि कंबाइन करने को, यानी कि जो एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, स्कूल लेवल पर उसको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब बुनना है, बुनना मतलब थोड़ा बहुत उठा के उसका हिस्सा उसमें सिल देना है, यानी कि जोड़ देना है। तो ये जो हर जगह जो सेंस दे रहा है, किस चीज का दे रहा है, काम करने का। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्शन। अगर कोई एक्शन करने बोल रहा है, वो आपको एक एक्शन इंप्लाई कर रहा है, तो यानी कि वो क्या हो गया जी, एक वर्ब हो गया। वुमेन जो टर्म यूज कर रहा है बार बार, किस लिए कर रहा है कि भाई आप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के कुछ चैप्टर्स लाओ और स्कूल सिलेबस में क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि वो ऑलरेडी वास्ट है, टू हैवी है, उसमें आप सेपरेटली नहीं पढ़ाओगे। कहाँ पढ़ाओगे सेपरेटली, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। क्लियर हुआ। तो चलिए ये क्या कह रहा है सीधे सीधे तौर पर कि भाई ये एक क्या है, वुमेन अगर है तो ये क्या यूज हुआ है पैसेज में, एक वर्ब की तरह, क्रिया की तरह। क्लियर है यार, इसमें किसी को डाउट। हाँ, जब बनेगा ना तब डाउट नहीं आएगा, जब आप लोग बनाओगे ना तब आएगा। हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल। ये देखो, अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन, भाई अंतरराष्ट्रीय सद्भावना जैसा विषय जो है स्कूल लेवल पर आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक, थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। बात तो सही है कि भाई इनमें ही हम क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर जो है हम लोग, या दो दो चैप्टर जो हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे। बाई गिविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स, भाई बच्चों को आप असंख्य मौके दोगे, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकते हो। बाई कंबाइनिंग द सब्जेक्ट कंटेंट विद द करिकुलम, और ये भी लाइन एकदम सही है कि भाई आप करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में कुछ कुछ लाके क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ दिस। यानी कि तीनों के तीनों जो है, सब जो ऑप्शन है वो सही है, और तीनों कह ही एक ही बात रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी आ गया सब लोग को, बढ़िया।
चलो इसका आंसर बताओ। द स्कूल सब्जेक्ट्स विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। किसकी बात कर रहे हैं जी? द स्कूल सब्जेक्ट्स क्या हो गए ये सेंटेंस के लिए या फ्रेज के लिए? नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड, प्रॉफिटेबली मतलब उपयोगी। ठीक, अब यहां पर स्कूल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि उनको आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो, यानी कि संज्ञा है और संज्ञा शब्द की क्या बता रहा है जी? विशेषता बतला रहा है। इसमें डाउट किसी को? इतना तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखा है कि डाउट नहीं आएगा। आप बोल रहे हैं कि एक संज्ञा है, यानी कि उस संज्ञा में कौन है? स्कूल सब्जेक्ट्स, और उसको किस तरीके से प्रयोग करोगे? प्रॉफिटेबली, यानी एकदम उपयोगी है, सफलतापूर्वक। ठीक है, इसको और मीनिंग लिख लो। किसको या कौन उपयोगी है? तो भाई स्कूल सब्जेक्ट्स which can be most profitably used for this purpose। अब उसके बाद तो पूरे सब्जेक्ट्स का नाम है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर ये संज्ञा हुआ और संज्ञा की विशेषता बतलाता हुआ ये शब्द, यानी प्रॉफिटेबली। तो यानी कि ये सेंटेंस में, यानी कि अंडरलाइन अगर किया गया प्रॉफिटेबली को और पूछ रहा है कि ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो भाई संज्ञा की विशेषता बतला रहे, इसलिए क्या हो जाएगा जी? विशेषण शब्द, यानी कि क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये भी अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बनेगा। थोड़ा सा जो लोग अब सीरियसली नहीं लिए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, अब वापस से जाना और लेक्चर्स को पढ़ना, क्योंकि देखो इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पैसेज में नहीं होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शनल ग्रामर को, और वहां से आप इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज गलत करोगे। ठीक, पहचानना तो पड़ेगा ना आपको कि भाई ये नाउन है और इस नाउन के बारे में बोल रहा है, और ये नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण शब्द हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? एडजेक्टिव कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? इत्मीनान से पढ़ते हैं ना। पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड मतलब काफी उपयोगी, या फिर एकदम सफलतापूर्वक, या अत्यधिक सफलतापूर्वक। ठीक, अब आते हैं इससे मिला जुला, मतलब एक तरीके से ये किस तरीके से बिहेव करेगा जी? समान अर्थ वाला आपको क्या बता देना है? फ्रेज। कभी कभी वर्ड पूछेगा और इस समय क्या पूछ दिया है? फ्रेज, यानी कि पद को पूछ दिया है। मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड के समान अर्थ देने वाला इन चारों में से कौन सा होगा? मोस्ट वैल्यूबली यूज्ड, मोस्ट कॉमर्शियली यूज्ड, मोस्ट रिवार्डिंगली यूज्ड, और मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। वैल्यूएबल मतलब देखो यहीं पे ना हमेशा बच्चा फंसेगा, और सारे लोग सी ऑप्शन चुने हैं, मोस्ट वैल्यूएबली यूज्ड। वैल्यू अलग चीज हो जाता है और प्रॉफिट अलग चीज हो जाता है, आप लोग को एकदम अच्छे से मालूम है। प्रॉफिट और वैल्यू बहुत अलग चीज है। अलग है कि नहीं है? भाई लाभदायक है, ठीक है, या उससे हम लाभ उठा रहे हैं। और वैल्यू बहुत ही अलग टर्म है, कॉन्सेप्ट है। अगर आप अलग अलग करके पढ़ोगे, और लेकिन देखा जैसी प्रॉफिटेबली, तो हाँ वैल्यूबली, क्योंकि हमको तो यही दो पता है ना। रिवार्डिंगली, यानी कि जो रिवॉर्ड दे। कॉमर्शियली, ठीक है। अब ये दोनों तो कहीं दूर दूर से नहीं हो सकते थे। अगर ऑप्शन डी करते तो थोड़ा बहुत मैं सोचता भी कि भाई हाँ कॉमर्शियली यूज के लिए प्रॉफिट है, तो अब बच्चे ने क्या सोच लिया? कॉमर्शियली, तो अच्छा भी लगता। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, वैल्यूबली हो ही नहीं सकता, रिवार्डिंगली हो ही नहीं सकता। बात किसकी जा रही है? प्रॉफिटेबली, एकदम काफी उपयोगी और सफलतापूर्वक या पूरी तरीके से। ठीक, तो वैल्यू और रिवॉर्ड तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर जो यूज हुआ है वो कौन सा वर्ड है? रिवॉर्ड। और यहाँ पर हुआ है वैल्यू। इन दोनों का प्रॉफिट से दूर दूर तक लेना देना नहीं। वैल्यू और रिवॉर्ड का क्या लेना देना प्रॉफिट से? ठीक, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। हाँ, कॉमर्शियली अगर बच्चा टिक करता तो थोड़ी देर के लिए सोचा भी जाता कि भाई प्रॉफिट को देखने उसने क्या कर लिया? कॉमर्शियली वर्ड टिक कर लिया। नहीं पता था तो वो क्या कर सकता, बट इसका आंसर देखो क्या होगा? मोस्ट फ्रूटफुली यूज। फ्रूटफुली का मतलब क्या होता है? हाँ,
लाभदायक। बढ़िया। और क्या अर्थ हो सकता है इसका? और क्या होगा? हाँ, क्या चीज? फ्रूटफुली का और क्या मीनिंग होगा? मोस्ट फ्रूटफुली यूज। हम्म, फलदायक। हाँ, बहुत बढ़िया। ये ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट है। अब पढ़ो फलदायक और पढ़ो उपयोगी। फल देने वाला या उपयोग में आने वाला, ये दोनों मिल रहे कि नहीं एक जैसे समान अर्थ देने वाले? तो अब हुआ मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड, एकदम सिमिलर हुआ मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड के। ठीक है, उपयोगी या फलदायक। समझ में आ रहा है? मतलब हमने कुछ यूज किया और वो फल देने वाला हो, तभी तो वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। तो ये समान अर्थ वाले हुए। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, फलदायक, फलदायी। बढ़िया, अभी आ गए ना सब लोग ऑप्शन नंबर ए पर। फायदा देने वाला, तभी तो जो फायदा देगा वही तो उपयोगी होगा क्या? आ रहा समझ में? वर्ड्स को अलग करो, सेंस अपने आप देगा। ठीक। और हमको नहीं मालूम था भाई, अगर कायदे से एक बच्चा है हिंदी माध्यम से है, नहीं किसी भी माध्यम से है, और वो कैप्स अगर स्ट्रांग नहीं है, ये वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन हो गया ना एक तरीके से। भाई उसका सिनोनिम्स आपको निकालना था कि प्रॉफिटेबली का क्या हो सकता है, तो फ्रूटफुली होगा, ना ही रिवार्डिंगली होगा, वैल्यूबली होगा, और ना ही कॉमर्शियली होगा। ठीक, दोनों फलदायी या उपयोगी समान अर्थ वाले होते हैं। आगे और क्वेश्चन है क्या? हम्म, द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा थ्री। पैरा थ्री जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग होगा? पैरा थ्री में किसकी बात की गई थी भाई? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की। कि भाई वहां पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जैसे सब्जेक्ट को हमको क्या करना चाहिए? सेपरेटली इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। तो अब पढ़ो उसका मीनिंग क्या होगा थर्ड वाले का, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर होगा? मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। द सब्जेक्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन द यूनेस्को आइडियल्स। ये भी लाइन था, बट सबसे बेस्ट क्या होगा वो बताना है आपको। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज टू बी टॉट ओनली एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कंटेन्स सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही? जल्दी से बताओ ध्यान से। एक और क्वेश्चन बच गया क्या? हाँ, एक है। ध्यान से पढ़ो, तुरंत ना, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश का एक दो वर्ड मिल गया उधर भी इधर भी तो वही आंसर हो गया। उसको सेंस तो करो, उसका इंटेंट देखो भाई, किस विचार से किस मंशा से दिया गया है वो। क्या है आंसर? आप लोग बताओ तो। हाँ, अरे ये कैसे हो सकता है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज टॉट ओनली? हम ऑलरेडी उसको स्कूल लेवल में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें हम ये कर रहे हैं कि जोड़ के ले आ रहे हैं। क्या कर रहे थे वहां पर? जोड़ के ला रहे हैं, मतलब हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को वहां भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर साफ लिखा है, साफ शब्दों में कि इज टू बी टॉट ओनली एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। भाई यहाँ पर उसको सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसको सेपरेट करके पढ़ाएंगे, बट इसके पहले भी हमें उसको पढ़ाना है ना स्कूल लेवल पर, थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के पढ़ाना है उसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सी सी, तब से सी सी कर रहे हैं सब लोग। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब आ गए डी पे। सब इसमें ना सब आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी तो हुआ नहीं। देखो ये भी लाइन है कि भाई द सब्जेक्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन द
यूनेस्को आइडियल्स, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बट वो पूछ रहा है कि इम्प्लाइड मीनिंग पूछ रहा है। आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है पता है? यहाँ पे क्या कौन सा लाइन लिखा है और वो पैसेज में क्या लाइन लिखा था, मैच कौन सा खा रहा है, वही वाला आंसर होगा। चारों मैच खा रहा है, दिमाग में वही चल रहा है ना, पक्का पक्का। तो वो नहीं देखना है ना, आप क्वेश्चन तो देखो कि पूछ रहे हैं कि एक इम्प्लाइड मीनिंग क्या होगा उस पूरे पैसेज का। कौन से पैसेज का, एक बार फिर से देख लिया रहो भाई, ध्यान से पढ़ो ना। मतलब पूरा का पूरा इम्प्लाइड मतलब क्या होगा जी? ये रहा आपका पैरा 3, पढ़ो इसको, ये है ना आपका पैरा 3। एक इम्प्लाइड मीनिंग निकाल के देना है, ठीक है, अपने थॉट के अकॉर्डिंग। तो वो क्या दोगे आप? सारा लाइन मिल जाएगा, चार ऑप्शन मिलेगा इसमें, ध्यान से देखो। लेकिन ध्यान से देखो, ऑप्शन बी कैसे कैंसिल हो गया कि वहां पर सीधे तौर पे बोला है कि यूनेस्को आइडियल्स पे होना चाहिए, बट यहाँ क्या लिखा है? ठीक, वो ऑप्शन में हमने कैंसिल कर दिया इसके बेस पे। फिर ऑप्शन नंबर ए क्या था? सी तो ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं ना, क्योंकि उसमें साफ कह रहा था जोर देके कि ओनली टॉप ओनली एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि भाई हमको स्कूल लेवल पे भी इसको इंट्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए क्या था हमारा? भूल गया। ऑप्शन नंबर ए, नहीं ये तो ऑप्शन नंबर बी था, कैंसल। सी भी हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। हाँ, प्रिस्क्राइब यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ठीक, अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन में, यही है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। वहां पर जो सब्जेक्ट थे वो था इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो है ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से अगर आपने पैरा पढ़ा होगा तो इन सब्जेक्ट्स का बात किया है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट किसको? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच कौन गया हमारे पास? यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कंटेन्स सब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं से भी गलत नहीं है, साफ लिखा गया है उसमें कि कंटेन, वो पैरा वापस से जाके देखोगे, कंटेंट, ये वर्ड आया था दोनों एक साथ, कंटेंट लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखो, which phrase from the passage means combined with the curriculum। किसके बारे में बात कर रहा है? एक फ्रेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि भाई एक फ्रेज जो है पद, क्या मीनिंग देना चाहिए उसका? कंबाइंड विद द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ या पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ। कौन सा फ्रेज हमारे पैसेज में? ठीक है, कंबाइंड विद द करिकुलम, इंटेलिजेंटली एंड इमेजिनेटिवली यूज्ड इन करिकुलम, कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन द करिकुलम, वुवन इनटू द करिकुलम, या नन ऑफ द एबव। कौन सा होगा ऑप्शन? सब लोग को पता है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या यूज किया था? वुवन इनटू द करिकुलम, कि उसके साथ पाठ्यक्रम के साथ ले जाके इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के कुछ चैप्टर्स को सिल दीजिए, जोड़ दीजिए, बुन दीजिए। यानी कि इसका मतलब ही क्या हुआ? कंबाइन करना। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे क्वेश्चन के लिए? सी हो गया एकदम अप्रोप्रिएट, सही वाला। तो एटलीस्ट इतना तो, चलिए सब लोग सी आंसर किए, ठीक। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसा पूछेगा हमारे रीडिंग कम्प्रेhension में, ठीक है, और हमने बनाना कैसे उसको छाट छाट के।
सबसे पहले काम क्या करना है, नंबर 1 फर्स्ट लाइन और लास्ट पैरा, क्योंकि इससे समय बचेगा हमारा, हमको एक इंटेंट या थॉट मिल जाएगा या एक सोच मिल जाएगी कि किस बारे में है हमारा जो भी टॉपिक है आज का जिसको हमको डील करना है। फिर हम उसके बाद किसको देखेंगे, क्वेश्चंस को, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस। वहां से हमको क्या मिलेगा जी, कीवर्ड्स। और उसके बाद हमको क्या करना है, जाके रीड करते करते स्लोली उसको क्या करते जाना है, जो जरूरी चीज है उसको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक, तो इस प्रोसेस से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का, अगर वो ग्रामर का भी है, मान लो नहीं पता है, ठीक है, या हो सकता है वो वर्ड मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी कि एंटोनाइम्स हो साइनोनाइम्स हो, तो भी आप उसका आंसर कर लोगे। ठीक है, बहुत हद तक सही सही बना लोगे। और अब पहले के जैसे नहीं आ रहा, एकदम इजी वाला। ठीक है, देख रहे हो लेवल ना, ये पिछले साल सीजी टेट का आया हुआ पैसेज था। चलिए दूसरा आपके सामने है, उसको आप लोग बनाएंगे। पहले तो जो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए एकदम इत्मीनान से। क्लास बोरिंग ही रहेगी, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ, ये पैराग्राफ का पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में तुरंत या फिर इस लेक्चर के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, केवल पीडीएफ, आंसर आप लोग लेक्चर देखोगे तो ही मिलेगा। पहला लाइन पढ़िए, लास्ट पैरा पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग इसके आंसर्स करेंगे। टेलीग्राम का लिंक जाकर सर्च करिए ना, जीत फाउंडेशन क्लासेस। पिछले बार के वर्ग 2 के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, 5-10 दिन पढ़ो अभी, उसके बाद आएगा समझ में। पहले दिन सब चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा स्ट्रांग रखना है, मैंने पहले से कह रखा है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एप्लीकेशन में भी पीडीएफ मिलेगा, इसी पे ध्यान रहता है, एप्लीकेशन में मिलेगा कि नहीं। एक दो दिन लेट भी मिलेगा तो लेक्चर तो है ना आपके पास, आपने तो अभी लर्निंग, बस उसको लर्न करना है, सीखना है, इस पर फोकस रखो। ये सब चीजें तो बाद में आप लड़ झगड़ के ले ही सकते हो। पहला लाइन हमने पढ़ा, द रिपोर्ट्स, ठीक है, published by a Delhi based non government mental organization working for the elimination of child labor in India suggest that there is no end in sight to the sordid saga of child labor। फर्स्ट लाइन है और उसमें बार बार एक वर्ड जो आ रहा है, क्या, चाइल्ड लेबर। इतना सेंस हमारा डेवलप हो गया केवल फर्स्ट लाइन पढ़ने के साथ। फिर हम पढ़ते हैं लास्ट पैरा को। लास्ट पैरा कहाँ है जी, इधर। It is said that more than 5% of total Indian population are child workers। ठीक है, हमारे देश की 5% आबादी क्या है, बाल श्रमिक। ठीक है, tens of the thousands are chiefly engaged in agriculture in rural areas। गांव में खेती किसानी करते हैं, and in a variety of industries in urban area, और शहरों में कारखानों में काम करते हैं। Children as young as 7 years, 7 साल के बच्चे of age spend days stitching football, boxing and cricket gloves for export। एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता है हमारे यहाँ से, फुटबॉल को स्टिच करते हैं उन लोग बैठ के, या कोई भी चीज का बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, पैकिंग वगैरह, या क्रिकेट के ग्लव्स वगैरह जो भी एक्सपोर्ट होता है, उन चीजों को कितने साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे। ठीक है, मेनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर एंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कारपेट्स विद देयर डेक्स्ट्रियस हैंड्स। अब यहाँ पर खतरनाक टाइप का वर्ड है, बट हमारा काम अभी अंडरलाइन करने का नहीं, हम अभी पढ़ेंगे।
ठीक, unofficially figures suggest that as many as 40 to 100 million children work in hazardous industries like glassware, firework, quarries. It is many of them have been forced to work in unhygienic conditions, often on a casual basis. अब भाई वो कारपेट बनाने वाला काम हो या ग्लास वर्क हो, फायर वर्क हो, सब क्या है भाई, अनहाइजेनिक है कि नहीं? तो यानी कि कायदे से बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर की, उनके कंडीशंस की। और ये चीज किस में आया था? तो भाई एक रिपोर्ट में आता है। तो मतलब ये पूरा का पूरा इंटेंट दे रहा है कि एक रिपोर्ट छापी गई है किसके बारे में? चाइल्ड लेबर के, बाल श्रमिक के बारे में, कि भाई उनका क्या कंडीशन है, उनकी क्या संख्या है, शहरी और ग्रामीण स्तर पर कितने साल के बच्चे जो है वो खेती किसानी करते हैं या कहीं ना कहीं मिल में, कारखानों में काम करते हैं। इतना आइडिया लग गया। हम उसके बाद दूसरा हमारा टास्क क्या है? द वर्ड डेक्स्ट्रियस मीन्स, पहला काम स्किलफुल, फॉरगेटफुल, माइंडफुल और हैंडफुल। दूसरा, यानी कि कायदे से ये क्या किसका क्वेश्चन हो गया जी? वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन का हुआ ना। और उसमें भी ये एंटोनाइम है कि साइनोनाइम्स है? क्योंकि क्या पूछा है आपसे? इसका मीनिंग पूछा है। समानार्थी शब्द एक तरीके से कह लीजिए कि आप इसका साइनोनाइम्स बताएंगे। अब कायदे से जब आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं मालूम है तो इसका समानार्थी कहां से हम लोग टिक कर लेंगे? और सब मिलता जुलता लगता है, जब पता नहीं रहता, उस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं रहता, लगता है स्कूल फुल में माइंडफुल के बराबर ही होगा ना, हैंडफुल भी होगा। तो हाथ की कला, दिमाग की कला, मतलब दिमाग से मजबूत। फॉरगेटफुल थोड़ा सा अलग लग रहा है, चलो ये तो नहीं होगा ऐसा करके। स्किलफुल, ये तीनों मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, आएंगे अभी वापस। क्या हम पैसे से इसका आंसर निकाल पाएंगे? देखते हैं। हीर कॉल कर। हाँ हाँ, हो गया, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि many children spend their entire childhood making carpets with their dexterous hands, the word in italics। अब यहां पर बहुत लोग तो इस चीज को ही लेकर अभी तक कंफ्यूज होंगे। ये फॉन्ट है। अरे, कंप्यूटर में टाइपिंग वाइपिंग करते हैं ना, हाँ, तो उसमें इटालिक फॉन्ट रहता है। तो ये पेपर में ना ये इस तरीके से लिख के आएगा, कर्सिंग में, कहीं अंडरलाइन करके देगा और कहीं लिख देगा द वर्ड इन इटालिक्स। और ये पैसेज में भी इस तरीके से लिखा रहेगा। बाकी जो वर्ड रहेगा वो इस तरीके से लिखा रहेगा, डेक्स, सीधे लिखा रहेगा। और ये वाला कौन सा फॉन्ट है? इटालिक्स। तो ये इटालिक्स मतलब इटली नहीं जाना हमने, ये एक फॉन्ट है कंप्यूटर का, हम लोग यूज करते हैं जो, तो वो लिखा रहेगा। यहाँ पर गलती से ये ऐसे ही प्रिंट हो गया है। तो पूछ रहे कि इंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कारपेट्स विद देयर dexterous hands, the word in italics dexterous is used as noun, adjective, clause और adverb। clause तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट देखेंगे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में सिखाए क्या ये कुछ। फिर उसके बाद बोला द वर्ड हैप्लेस मींस फॉर्चुनेट, लकी, एनेक्सियस और अनफॉर्चुनेट, एंक्सियस, सॉरी। और क्या आ जाएगा? और उसके बाद क्वेश्चन और कौन सा है? कोई और क्वेश्चन है। द वर्ड हर्ट, रेंडिंग मीन्स रिस्की, डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग और पेनफुल। यहाँ पर उसके मीनिंग भी लिखे गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा ना, सॉल्यूशन है, आपको आंसर बताना। मतलब कायदे से हमें इस पैसेज में सारे के सारे क्वेश्चन किसके मिले? वर्ड मीनिंग के मिले। यानी कि आपको या तो साइनोनिम्स बताना है या तो एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ वाला हो गया। अब पढ़ लिए रहो पैसेज पूरा, और देखते हैं कि क्या पैसेज पढ़ के हम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो पैसेज पढ़िए जल्दी से, एकदम इत्मीनान से, और अंडरलाइन करते रहिए जो जो वर्ड आ चुका है अब तक। ठीक, चाइल्ड लेबर इन इंडिया सजेस्ट दैट देयर इज साइट टू द सॉर्डिड सागा। सॉर्डिड सागा मतलब उसका क्या मतलब होगा? अंडरलाइन कर दिया हमने। पहला, चाइल्ड लेबर तो सब लोग को मालूम है,
द स्टडीज, आंसर तुरंत आना चालू हो गया, conducted reveal that nightmares audience, दो वर्ड्स यहाँ है, that a vast majority of children undergo forgetting the basic necessity of life. One of the activists narrated that heart rending, क्या वर्ड क्वेश्चन में था, and shocking stories of many hapless children, ये भी आया. He accused the society of insensitivity towards the vulnerable section. It is said that more than 5% of the total Indian population are child workers. Tens of thousands are chiefly engaged in agriculture in rural areas and in variety of industries in urban areas. Children as young as 7 years of age spend day stitching football, boxing and cricket gloves for export. Many children spend their entire childhood making carpet with their dexterous. अब इस मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, अपने कारपेट बुनना हुआ देखा है, अभी प्रोसेस देखा है कारपेट को बुनने का, हमारे इंडिया में कहाँ बुना जाता है कारपेट? अच्छा, कैसे बुनते हैं कारपेट को? हाथ से, ठीक है. और हाथ से बुनने के लिए जो काम होता है ना, बहुत बारीकी का होता है, ठीक. और चूंकि जो हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, तो हमारी जो उंगलियां हैं देख रहे हो काफी बड़ी बड़ी हैं, तो हम जब बुनेंगे ना उस चीज को, तो वो एक फिनिशिंग नहीं आती है. तो इसके लिए दुबली पतली औरत, मतलब जिसकी उंगलियां पतली पतली हो, और बच्चे, ठीक है, अगर हम बच्चों को ये कला सिखा दे कारपेट बुनने का, तो उनकी उंगलियां पतली पतली और नाजुक रहती है, ठीक है, तो बड़ी बारीकी से इस काम को कर पाते हैं. तो यहाँ पर जो ये जो मीनिंग आ रहा है, अब इसका थोड़ा बहुत अर्थ लगा पाओगे? किसकी बात की जा रही है? हैंड्स की बात की जा रही है. उसके लिए वर्ड क्या यूज किया है? डेक्स्ट्रियस. हैंड अगर है यहाँ पर हाथ, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया है डेक्स्ट्रियस. भाई यहाँ पर पूरा अगर इसको अलग कर दो, क्योंकि इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछा है ना भाई, ये वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? हैंड्स, और हैंड्स के लिए ये वर्ड आया है. तो अब लोग आप अंदाजा लगा लोगे, इतना पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि भाई ये क्या होगा, देखा जाएगा बाद में, ठीक है. अनऑफिशियली फिगर सजेस्ट दैट एज मेनी, ये तो हो चुका ना, 40 to 100 मिलियन चिल्ड्रन वर्क इन द हजार्डस, मतलब कि हानिकारक, ठीक है, इंडस्ट्रीज लाइक ग्लासवेयर, फायरवर्क्स, क्वेरीज, etc. many of them have been forced to work in unhygienic condition, often on a casual basis. अब ये वर्ड से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन, दो कुछ या तीन क्वेश्चन है. एक हैप्लेस चिल्ड्रन वाला था, एक हार्ट रेंडिंग वाला था. ठीक से पढ़ लिया हो इसको, वापस से चलते हम लोग क्वेश्चन को करने. वन ऑफ द एक्टिविस्ट नरेटेड द हार्ट रेंडिंग एंड शॉकिंग स्टोरीज, यानी कि दिल को दहला देने वाली, ठीक है, और शॉकिंग मतलब स्टोरीज ऑफ मेनी हैप्लेस चिल्ड्रन, किस तरीके के बच्चे की कहानी. हेल्पलेस, हेल्पलेस नहीं है वो, ठीक है, हेल्पलेस अलग हो जाता है, ये क्या है? हेल्पलेस, ठीक है. ही एक्यूज द सोसाइटी ऑफ इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस वल्नरेबल सेक्शन. तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमें अगर मान लो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो क्या हम पैसेज पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? द वर्ड डेक्सटीरियस किसके लिए आया था भाई? ये मैंने अभी कहानी सुनाई आपको, क्या मतलब निकलेगा इसका? पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में? पॉजिटिव वे में. भाई उनके ही हाथों में वो कला होती है, उन बच्चों के, ठीक है, मजबूरी में. अच्छा, भदोही का नाम सुने सब लोग? बनारस से पहले पड़ता है कि बनारस वाराणसी के आसपास पड़ता है. सबसे ज्यादा कारपेट का काम होता है और वहां पे पूरे बच्चे ही करते हैं आज भी, और उस कारण से उनको बीमारियां भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है. अब सरकार ने उस पर पूरा बैन वैन लगाया, फिर भी लोग चोरी छिपे इस काम को करते हैं. तो बुनकर उनकर लोग जो आते हैं पूरे बच्चे लोग उसमें, ठीक है. तो यानी कि इसको, इसका एक हिंदी मीनिंग अगर निकले तो कुशल,
या निपुण, या और कोई मीनिंग? दक्ष, बढ़िया, सही लिखे हैं, दक्ष की गलत लिख दिए हैं, सही लिखे हैं। और कुछ? हाँ, तो अब देखो, द वर्ड, जैसे ही हमने उसको पढ़ा तो ये जाना कि मजबूरी है भाई कि बच्चे ही उस कारपेट को क्या कर सकते हैं, बुन सकते हैं, क्योंकि वही दक्ष है, वही निपुण है, यानी उनके हाथों में ही कला है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बच्चा ही तो बड़ा हुआ होगा तो कला गायब थोड़ी हो गई होगी, लेकिन हाँ वो जो एक लचक रहती है ना उंगलियों में, बड़े होने के बाद वो गायब हो जाती है। इस वजह से कारपेट की जो बुनाई का काम होता है बच्चे या दुबली पतली उंगलियों वाली महिलाएं करती है, ठीक है। और महिलाओं को तो इतना काम रहता है, कहाँ करेंगी, कुछ ना कुछ गलती कर देती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर कौन हो जाएगा जी? स्किलफुल, ऑप्शन नंबर ए, काबिल। ठीक, तो चलो इतना तो हम लोगों ने पैसे से आंसर एक क्वेश्चन का ले लिया। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका सीजी टेट 2022 का क्वेश्चन है, दो पैसे जाता है ना, ये दूसरा वाला है। मेरा मोटिव बस यही था कि आप लोग बनाना सीखो और शायद थोड़ा बहुत तो सीख गए होंगे। अभी हम लोग का प्रोसेस जारी है, अच्छा अच्छा कर लेके आएंगे सीटेट का क्वेश्चन। Many children spend their entire childhood making carpets, फिर से वही बात, with their the word in italics dexterous is used for, भाई इसका मतलब क्या होता है, निपुण या कुशल या दक्ष, यानी कि ये क्या बता ला रहा है भाई। इसका अगर हिंदी मालूम है तो बात ठीक है, बट अगर हिंदी नहीं मालूम है एक बच्चे को तो किसकी बात कर रहा है, हाथ की। अब वो चाहे पॉजिटिव सेंस में करे या निगेटिव सेंस में करे, समझ में आ रहा है तो वो विशेषता ही, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, है तो वो एक विशेषण शब्द ही। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हैंड्स की बात कर रहा है तो वो एक विशेषण शब्द है, मतलब क्या होगा ऑप्शन में, एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो नहीं भी मालूम है तो आप ये देखो कि किसके आगे लग रहा है ये, तो ये एक नाउन है, भाई नाउन है, नाउन के आगे कौन आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे कौन आएगा, एडवर्ब, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने पढ़ रखा है नहीं। अब समझ में आ रहा है 500 स्पीच पढ़ने का क्या मीनिंग था, क्या मतलब था, बहुत जरूरी है उसको, जो लोग नहीं पढ़े हैं आप फिर से पढ़ लेना। द वर्ड हैप्पीलेस मीन्स फॉर्चुनेट, लकी, एंक्सियस या अनफॉर्चुनेट। हैप्पीलेस मतलब यहाँ पर जब स्टेटमेंट आपने पढ़ा, इस पैसेज को जब पढ़ा था शुरू में कि भाई एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बतलाया कि भाई जो बच्चे हैं यहाँ पर, मतलब उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, और कैसी रिपोर्ट थी, दिल दहला देने वाली, हार्ट रेंडिंग थी ना भाई। अब दिल दहलाने वाली रिपोर्ट होगी, जाहिर सी बात है, मतलब नहीं मालूम इस वर्ड का हिंदी हमें, जिस बच्चे को नहीं मालूम उसके लिए बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई एक रिपोर्ट होगी जो लिखी गई है एक्टिविस्ट के द्वारा बच्चों के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, ठीक है। तो हृदय विदारक, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है दिल को दहला देने वाली, मतलब उनकी स्थिति के बारे में कि उनका कोई भविष्य ही नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसी बीमारियां लग जाती हैं उनको, चाइल्ड लेबर्स को, कि वो जिंदगी भर अब फिर वो अंडर एज में ही खत्म खत्म हो जाएंगे या फिर उसी के साथ जिएंगे। तो द वर्ड यहाँ पर जो यूज किया गया है हैप्पीलेस, ये पॉजिटिव सेंस में आएगा कि ये निगेटिव सेंस में आएगा, पक्का पक्का किस में आएगा, निगेटिव सेंस में। यहाँ फॉर्चुनेट, लकी, एंक्सियस या अनफॉर्चुनेट, तो ये दोनों तो होंगे नहीं भाई, वो चाइल्ड लेबर है तो लकी और फॉर्चुनेट तो होंगे नहीं, भागो वाले और, ठीक है, लक वाले, एक गुड लक वाले होंगे, ठीक है, ये तो दोनों होगा नहीं। दो चीज लग रहा है जो हो सकता है, यहां पर मैंने उनके एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, देखो, फॉर्चुनेट फेवर्ड बाई गुड लक, या लकी हैविंग गुड लक, दोनों सेम हुआ, ये तो पॉजिटिव सेंस में था, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। एंक्सियस बीइंग नर्वस, तो नर्वसनेस की बात भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट यानी कि नॉट लकी, यानी कि उनकी किस्मत बड़ी ही बेकार है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, हैप्पीलेस का अनफॉर्चुनेट।
मतलब अगर हमको नहीं भी मालूम है तो हम पैसेज को पढ़ेंगे और उससे एक इंटेंट निकालेंगे या एक थॉट डेवलप करेंगे कि भाई हमको राइटर क्या कहना चाह रहा है और किस सेंस में कहना चाह रहा है, और उस सेंस के तहत पॉजिटिवली और निगेटिवली हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को पिक करके टिक कर देंगे। छोड़ने से तो जब इतना तो पता चल गया ना, मैंने कल भी बताया था 50-50 रूल बताया था कि नहीं, कि भाई अगर आप दो को एलिमिनेट कर पा रहे हो कि भाई फॉर्चुनेट और लकी तो होगा नहीं, दो में डाउट था हमको, तो अब आगे इसका मतलब होगा अनफॉर्चुनेट, ठीक है, बिना भाग का, ठीक है, नॉट लकी, जिसके पास कोई भाग्य ना हो, क्योंकि भाग्य ऐसा तो होगा नहीं। अब भाग्य तो उसके पास भी है लेकिन बुरा वाला है कि भाई उसको मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग भी भदोही में पैदा हुए रहते तो आप लोग कहीं ना कहीं कारपेट बुन रहे होते, और एक एक कारपेट ना बहुत महंगा बिकता है, 1.5-2 लाख, तो पैसे के लालच में बच्चे लोग करते हैं, क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, समझ में आ भी रहा है कि बस मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, बदकिस्मत, हैप्पीनेस का मतलब अभागा। द वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है हृदय विदारक या दिल दहला देने वाला। अब ध्यान देना, इसका साइनोनिम्स पूछा है आपसे कि भाई बता दो इसका। रिस्की कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, मारो गोली। डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग, पेनफुल। पेनफुल मतलब दर्द देने वाला, और कोई फिजिकल पेन थोड़ी दिया जा रहा है। शॉकिंग मतलब आश्चर्य में डालने वाला, तो बच कौन सा गया हमारे पास, डिस्ट्रेसिंग, लिख लेना। हिंदी मीनिंग डिस्ट्रेसिंग का सर्च करके बताओ तो भाई कोई नहीं, तनाव नहीं, तनाव डिस्ट्रेसिंग का मतलब हो जाएगा, देखो स्ट्रेस का मतलब तनाव होगा, डिस्ट्रेसिंग हाँ, हाँ कष्टकारी, हृदय विदारक यानी कि कष्टकारी, मतलब उस रिपोर्ट जो उन्होंने एक्टिविस्ट ने सौंपी थी वो काफी क्या थी, कष्टकारी थी, ठीक है। चलो तो ये हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग अपसेटिंग, इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो आपको क्या करे, थोड़ा सा अपसेट कर दे, यानी कि उस रिपोर्ट को आप पढ़ते, उन बच्चों की हालत को पढ़ते तो आप भी क्या हो जाते, अपसेट हो जाते, डिस्ट्रेस हो जाते, और चिंता करने लगते कि चलो चलते हैं हम लोग और बच्चों की स्थिति के लिए कुछ सुधार कार्य करते हैं। खैर वैसे तो जाओगे नहीं, और फिलहाल अभी हम लोग को मतलब 15 नंबर से उसके बाद बच्चों के लिए करना, जहां जो बच्चा मिले उसके लिए अच्छा करना, स्कूल चल जाना डेली, स्कूल टीचर ही बनेंगे ना सब लोग, तो ईमानदारी से करना अपना काम। तो अब इतना रहने देते हैं, दो हुआ, कल हो सकेगा तो पोएट्री वाला लेकर आऊंगा और उसको बनाना बताऊंगा, उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सागा का मतलब होता है हाँ सॉर्डिड, सागा, सागा तो मतलब होता है कि भाई कोई भी शैली या तरीका, हाँ, ये तो एक वीडियो गेम का भी नाम था ना, हाँ, शैली, कथा, तरीका। और सॉर्डिड का मतलब हो जाता है निरंकुश, जिस पर अंकुश न लगाया जाए। ये कारपेट वाली कहानी पूरी उसी तरीके की है, वहां पर ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट कब से बैन लगा चुकी है, बाल श्रमिकों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, बट आज भी बन रहा है और बिक रहा है। और सबसे खास बात जानते हो कि वो पूरा का पूरा ना एक्सपोर्ट हो जाता है, 95% से ज्यादा जो प्रोडक्ट होता है ना वो एक्सपोर्ट हो जाता है। इंडिया में अगर लेना तब तो ब्लैक में लेना पड़ेगा वहां के कारपेट्स को, सोच लो। भदोही वगैरह के कारपेट जो होते हैं बहुत वर्ल्ड फेमस है उन लोग। तो निरंकुश शैली जोड़ लो, या जिस तरीके पे अंकुश ना लगाया जाए उसे हम लोग बोलते हैं सॉर्डिड सागा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल नया और एक क्लास कल लेके
कंप्रिहेंशन का, और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने टेंस में वापस, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में कि बोर ना हो, तो ये तोड़ देगा नहीं। तो ये कल हम लोग एक और करेंगे 2 ठोक, और उसके बाद हम लोग वापस अपने फंक्शनल ग्रामर पे आएंगे, ठीक है। सागा इज अ कंपनी, नहीं सागा वो नाम रखा है कंपनी ने अपना, उसका मतलब होता है तरीका, शैली। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।